हेलो स्टूडेंट्स। आज थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद हमें वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखो, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में मैं बात करूंगा बेसिकली आज कुछ बेसिक टॉपिक की। ठीक है, उसके बाद कल हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वो क्या बात करेंगे वो देखा जाएगा। ठीक है, आओ हम पढ़ते हैं। तो देखो, इसमें जैसे पहला टॉपिक जो हमारा है कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो क्या होता है कि यदि मान लो, डिफिनीशन देखो पहले क्या है। इफ चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सरफेस टू अदर साइड, ये टू नहीं, TO2। ठीक है, टू अदर साइड इन टाइम डेल्टा टी, then average current constituent through the surface is defined as I average equal to del Q by del T। समझ रहे हो? देखो, आई एवरेज मतलब अब यहाँ पे देखो, मैं दो चीज़ की बात करूँगा। एक हम एवरेज करंट की बात करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये तुम्हारा डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंडिंग टू जीरो। इसी को हम लोग बोलते हैं dQ/dt। अच्छा, अब देखो करंट के बारे में थोड़ा बेसिक मैं बता दूं कि देखो, जो एसआई यूनिट करंट की होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। इतना तुम्हें भी पता है, या यहाँ से तुम बताओगे तो कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है भैया, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आप हमसे ये पूछेंगे कि सर इसके पास तो डायरेक्शन होती है, ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो करंट की होती है। मैं बोलूँगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे भाई, लेकिन सोचो कि अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर इसकी डायरेक्शन आप बोल रहे हो कि मतलब ये क्या होता है ना, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन रूल फॉलो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एंड उसके पास क्या होना चाहिए दोस्त, और उसके पास होना चाहिए वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। और ये करंट क्या करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को नहीं फॉलो करता, इसलिए इसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोल देते हैं, टेंसर। वैसे इसका कोई रोल नहीं, उतना पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं अच्छा सा, फिर मैं बताता हूँ। इसमें देखो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पेनिट्रेट कर रहा है किसी सरफेस को वेलोसिटी V0 से। ठीक, तो बोल रहा है करंट पता करिए उस सरफेस से। देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, इसमें तुम्हारा ये जो रॉड है लैम्डा चार्ज डेंसिटी V वेलोसिटी से इसको पेनिट्रेट करके अंदर जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है तुम्हें करंट बताना है। देखो, तो पहले हमें ये पता है कि लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी dQ/dx। यहाँ से हम क्या करेंगे, dQ की वैल्यू निकालिए, तो dQ बराबर हमें क्या मिल गया, लैम्डा dx। अच्छा देखो, करंट बराबर क्या होता है, I dQ/dt, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, dQ की वैल्यू तुम रखोगे लैम्डा dx। अच्छा, dx/dt क्या होता है स्टूडेंट, लैम्डा भी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, करंट। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग विथ वेलोसिटी V0 इन ऑर्बिटल ऑफ रेडियस r, फाइंड करंट कंस्टिट्यूट इन द ऑर्बिट। देखो, आई बराबर क्या होता है, Q/T, या देखो यार मतलब ये होता है ना, डेल्टा Q/डेल्टा T बोलो, या Q/T इंस्टेंटेनियस, या dQ/dt। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चूंकि चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, E/T। अच्छा देखो, V0 इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़े हैं V0 इक्वल टू 2πr/T। यही ना होता है भाई, V0 इक्वल टू मतलब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वो एक चक्कर मारेगा r रेडियस में, अगर मान लो ये तुम्हारी रेडियस है r रेडियस, इस r रेडियस में अगर वो घूमेगा तो कितना मतलब वेलोसिटी होगी, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन टाइम t। तो अगर हम यहाँ से टाइम t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो t बराबर हमें क्या मिला, 2πr/V0। अब i यहाँ पे t की वैल्यू इसको पुट कर दो तो i बराबर मिल जाएगा E/2πr/V। यहाँ पे ये v ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा EV/2πr। अच्छा, अब ये देखो, ये टॉपिक जो अभी ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका क्या है ना, इसका मतलब मानता हूँ कि ये तो हमारे दो एग्जाम के पर्पज से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन ना दोस्त, इसका जो है कि मतलब एग्जाम्स के हिसाब से ये क्या करता है, तुम्हारा आगे जो करंट तुम पढ़ोगे ना उसके लिए तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा करेगा ये। ठीक है, आओ देखो, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज कम्प्लीटली रैंडम। अच्छा सही बात है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जब तक तुम उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड या कुछ नहीं लगाए हो तब तक वो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, वो किधर भी जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ all free electron, net current constitute through any surface inside the metal is zero।
ये बात समझ में आई? ये देखो नहीं समझ आया कि भाई अगर मतलब मेटल में वैसे अगर मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो भाई तुमने बताया dq/dt, वहाँ से तुम्हें करंट कुछ मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम मान लो कोई एक चौराहा है, ठीक है, एक मान लो ये चौराहा है, एक मिनट में इधर दिखा रहा हूँ, देखो ये मान लो तुम्हारा एक चौराहा है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो फुटबॉल रखी है, तुम सोचो इस फुटबॉल को कोई इधर से आया मारा, किक इधर गई, तब तक कोई इधर से आया वो मारा इधर चली गई, अच्छा फिर पता चला कोई इधर से आया, जब यहाँ आई तब तक इधर मार दिया, फिर इधर मार दिया, तो नेट अगर मैं पूछूँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो भाई जीरो ही तो होगा। तो तुम्हारा जो चार्ज है, अगर हम ऐसा मानते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है मेरे भाई, तो उसमें जो उसकी मतलब मूव करने की वो होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉन्सेप्ट था और मैंने तुम्हें बताने की पूरी कोशिश की। अच्छा अब देखो, मीन टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अच्छा एक चीज़ है भाई, कोई वायर तुम लोगे उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं ना, सक्सेसिव कोलिजन जो करते हैं, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उससे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। अभी देखो इसमें दो टॉपिक और मैं बताऊंगा, ठीक है, और वो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो दोनों देख लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखते हैं ठीक है आगे क्या पढ़ेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखो, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिपेंड अपॉन लीनियरली अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्या, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली चीज। दूसरी चीज, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही देखो मैं बता रहा था कि जब तक तुम किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो करंट जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो इसको मत समझना कि भाई तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ला दिए, गलत कंसेप्ट है, मैं एक तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मोबिलिटी, अब हम बात करते हैं मोबिलिटी क्या होती है। एक देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक शायद मैं तुम्हें ना पढ़ाऊँ, करंट डेंसिटी आगे है उसकी। देखो करंट डेंसिटी का कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें देखो करंट डेंसिटी नाम सुन के याद आ रहा होगा कि करंट अपान पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं, ये देखो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है, करंट पर यूनिट एरिया, याद रखना क्या, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया जो होती है वही करंट डेंसिटी होती है। अच्छा अब मैं बात करूंगा अगर मोबिलिटी, देखो मोबिलिटी क्या होती है भाई, मोबिलिटी होती है कि इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट मोबिलिटी को देखो हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपान ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, तुम्हारे बोर्ड में इसका बहुत रोल है भाई, ओम्स लॉ, ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। देखो पहले हमने माना कि ये कोई वायर है, ठीक, तो देखो अगर ये वायर अगर तुम बैटरी लगाओगे तो करंट अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इधर जाएगा, और इसका मान लिया लेंथ यल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। देखो एक ये अच्छा सा फार्मूला है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अच्छा अगला फार्मूला जो मैं लिखा हूँ ये शायद तुम्हें ना समझ में आए, देखो जब मैं बोला कि यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल टू, पहले मैं लिखा हूँ 0+1/2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपान यम इंटू टाउ स्क्वायर, ठीक है। देखो लैम्डा क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मैं बोला कि जब वायर में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कोलाइड करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर वो कोलाइड करेंगे तो भाई कुछ तो सक्सेसिव डिस्टेंस मतलब कोलिजन हो रहा है तो कुछ तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, तो उस एवरेज डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला होता है कि देखो, अच्छा इसको तुम्हें नहीं समझ आएगा कैसे, तो देखो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुनो यू क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की 0, हाफ एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपान मास। तो देखो फोर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैपिटल ई में रखा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपान मास यम, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं यम इंटू टाउ स्क्वायर। टाउ क्या भाई, टाइम है, ये तो पहले ही बताया था मैं। अच्छा अभी देखो, अब लैम्डा बराबर हाफ ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान यम टाउ स्क्वायर। अब देखो सुनो, अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखो टाउ स्क्वायर है जो, तो यहाँ से एक टाउ मैं इसके नीचे भेज दिया लैम्डा के, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाफ ई कैपिटल ई स्मॉल ई अपान एम इंटू टाउ। अच्छा जो इक्वेशन 1 था आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, उससे हम क्या किएंगे, वी डी की वैल्यू रखेंगे तो आई बाई एन ई ए, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, आई क्या है करंट, वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब मैं यहाँ से एक चीज़ मैं क्या करता हूँ कि अब देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तुम फार्मूला पढ़े थे डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, वहाँ से ई बराबर क्या होगा वी बाई आर, आर की जगह पे आर डिस्टेंस होता था तो यहाँ एल हो जाएगा। ठीक। अच्छा देखो ये क्या है तुम्हारा स्मॉल ई टाउ अपान टू एम नीचे हो गया। अब इसी को हम इस फॉर्म में बदलेंगे वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये देख रहे हो ना वी इक्वल टू आई आर। तो देखो जब इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर इस फॉर्म में बदलेंगे तो हमें वी इक्वल टू आई इंटू टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, मतलब टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये क्या होता है ओम्स लॉ हो गया, यही डेरिवेशन है। बोर्ड में आएगा भाई 4 नंबर का आएगा, अगर एज इट इज लिख देगा 4 नंबर कोई तुम्हारा नहीं काटेगा। अच्छा उसमें थोड़ा सा बता देना, आर क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर इक्वल टू टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। रो क्या होता है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी, अब देखो रजिस्टिविटी क्या होता है टू एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ। रजिस्टिविटी की डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। रजिस्टिविटी क्या होता है, देखो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है यार ना कि तुम बोल सकते हो यार, देखो सुनो यहाँ पढ़ लो। रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर। देखो रजिस्टिविटी क्या होता है भाई, तुम पढ़े हो यहाँ पे देखो आर इक्वल टू क्या रो एल बाई ए। अगर तुम यहाँ से रो की वैल्यू निकालोगे तुम्हें क्या मिलेगा आर ए बाई एल। ठीक है, रो की वैल्यू जब तुम निकालोगे। अब तुम सुनो भाई, अब तुम्हें रजिस्टिविटी रो की डिफिनेशन देना है तो तुम क्या करोगे, बोल दोगे कि क्रॉस वो रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर उसकी वायर की लेंथ 1 यूनिट हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए, खत्म। अच्छा अभी हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। अच्छा अब हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक का, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये होता है जे इक्वल टू वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। देखो मैं यहाँ नीचे सब लिखा हूँ, वेयर जे क्या होता है करेंट डेंसिटी होती है, सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी होती है, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। करेंट डेंसिटी का मैं डिफिनेशन नहीं लिखा पाया, मे भी अगर मैं लिखवाना होगा तो मैं अगले लेक्चर में लिखा दूंगा, लेकिन मैं करेंट डेंसिटी के लिए एक बार बता दिया हूँ, फिर से बता रहा हूँ भाई। करेंट डेंसिटी होता है करेंट पर यूनिट एरिया, क्या होती है करेंट पर यूनिट एरिया। अच्छा अब आओ काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आओ देखो अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। अभी तुम लोग सुने थे कि भाई अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर या नॉन मेटल हो तो मतलब उसका सॉरी नॉन मेटल नहीं सेमीकंडक्टर का जो मेटल होता है वो घट जाता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो आओ उसको हम फार्मूले से देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस इनिशियली रेजिस्टेंस आर नॉट था, टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया डेल्टा टी से। तो देखो जो डेल्टा आर होगा चेंज इन रेजिस्टेंस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट के, और किसके चेंज इन टेम्परेचर के नहीं चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, डेल्टा आर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये दोनों मिलाओगे इसको तो क्या मिलेगा डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा आर इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा आर नॉट अल्फा। देखो ये क्या था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और ये क्या है अल्फा है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये डेल्टा टी, देखो शायद मैं नीचे लिखा भी हूँ अल्फा क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा अब मैं बात करूँ कि भैया तुम बताओ अगर तुम्हारा शुरू में रेजिस्टेंस आर नॉट था, फिर तुमने उसको डेल्टा आर से बढ़ा दिया तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा आर नॉट प्लस डेल्टा आर, यही तो होगा। सही बोला मैं? अच्छा देखो तो आर नॉट, अब यहाँ देखो आर फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट प्लस डेल्टा आर इक्वल टू क्या था आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से तुम क्या करना आर नॉट कॉमन ले लेना तो मिल जाएगा आर डैश इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ऊपर अल्फा डैश नहीं है अल्फा है। ठीक है, अब देखो अच्छा रजिस्टिविटी भी ऐसी होती है, रजिस्टिविटी इक्वल टू मतलब रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मज़ेदार बात क्या है, ये फार्मूला देखो तुम्हें याद नहीं करना क्योंकि जब तुम क्लास 11th में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े थे थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ पढ़े थे याद है, तो वो फार्मूला यही होता था एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उससे रिलेट कर लो, फार्मूला एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी देखो एक दो अच्छी बातें,
जो तुम्हारा मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है, निगेटिव। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि सिंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर मेटल इज पॉजिटिव, वेयर एज फॉर सेमी कंडक्टर वैल्यू ऑफ अल्फा इज निगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब देखो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ बच्चे, और ये मैं नहीं करूँगा, तुम्हारा होमवर्क है। अगर मुझे करना होगा तो अगर तुम बोलोगे तो मैं अगले लेक्चर में मैं करूँगा। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा वन एंड अल्फा टू फॉर रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू सच दैट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर रेजिस्टेंस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल सकता इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन तुम्हारे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कम से कम एक बार तो भाई अटेम्प्ट करना ही। आंसर आया या ना आया, देखो मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू इक्वल टू जीरो। अच्छा अगला क्वेश्चन, इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ वायर ए, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस आर, मतलब कोई एक वायर है जिसकी लेंथ अगर जब एल है और एरिया ए है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अगर इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, इसकी लेंथ हम 2L कर देते हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस बताओ। तो आंसर है 4L, अरे सॉरी 4R। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि कहाँ पे भाई 4R, इसमें तुम्हें एरिया सेकंड में नहीं दिया है, तो यही सोचना है। और ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं भाई, देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है तुम्हारे जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तुम कहीं का मटेरियल उठा के देख लेना, ये दोनों क्वेश्चंस नहीं तो इन टाइप के क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अगली मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, 3-4 दिन में अगला वीडियो लाते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो क्या होता है कि एज ए स्टूडेंट लेवल पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि उन जो प्रॉब्लम होती है ना उसको, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं अपने टीचर से कैसे पूछ के उसको कैसे सॉल्व करता था, और मेरे टीचर जो मुझे सोल्यूशन बताते थे मैं उसको आपसे साथ शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग फॉर मी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।